Yes, good morning student. Welcome to all physics class. Dear students, today I will start the second book. This is the chapter number 9. Second book, chapter 9. And the chapter is Mechanical Properties of the Solid. ठीक, तो हम सॉलिड, लिक्विड, गैस सबको अच्छी तरह से जानते हैं. हमने बेसिक डेफिनेशन पहले पढ़े. ठीक है, उन्हीं के बेस पर हम इसमें इस चैप्टर को डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहला कंटेंट आएगा अपना क्या है? सॉलिड मींस बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सॉलिड. सेकंड वर्ड इज इलास्टिक बिहेवियर. इलास्टिक बिहेवियर अभी इसी में है, मैं बाद में डिस्कस करता हूं. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसके बाद में है आपके पास में स्ट्रेस, स्ट्रेन, कर्व. आफ्टर दैट उसके बाद हुक्स लॉ. हुक्स लॉ उसके बाद हुक्स लॉ के बाद में है फिर इलास्टिसिटी, इलास्टिक मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. After that, bulk modulus, Young's modulus, Young's modulus, rigidity, rigidity, applications of elasticity. ये कंटेंट है, ये टॉपिक है इस चैप्टर के जो हमें पूरे चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, चलिए तो मैं आगे अब स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर का जो आगे का पार्ट है, आगे का टर्न है. ठीक है, चलिए बेटा, तो अभी स्टार्ट करता हूँ मैं. अगला है सॉलिड्स. ठीक है, तो सॉलिड के बारे में. तो सॉलिड की शेप सबको पता है, जो बेसिक पहले हमारी पढ़ी हुई है कि ये सॉलिड्स के सब्सटेंसेस ले लें जो एक दूसरे के क्लोजेस्ट में एडजस्ट होते हैं. सच टाइप. ठीक, ये लाइक दैट. मैं थोड़ा सा इतना बड़ा डायग्राम लूंगा, ज्यादा नहीं है. ठीक है, तो सॉलिड्स यानी दे हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज. फिक्स्ड को या डेफिनेट या वॉल्यूम. कॉल्ड सॉलिड्स. क्या कहेंगे उनको? सॉलिड्स कहेंगे. ठीक है, द एटम्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड बाय इंटर एटॉमिक फोर्सेस. द मॉलिक्यूल्स कह दो चाहिए फिर. द मॉलिक्यूल्स of solids are tightly packed by intermolecular attractive force. ठीक है, तो सॉलिड्स उनको कहते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स से आपस में एक दूसरे में फिक्स शेप एंड साइज में कांस्टेंट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. उन्हें तो कहेंगे क्या? सॉलिड्स. आगे थोड़ी सी और बात करूं सॉलिड्स के बारे में, तो इनके जो फिजिकल बिहेवियर है उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है. ठीक है, तो वो फिजिकल बिहेवियर जो इलास्टिक बिहेवियर है या प्लास्टिक बिहेवियर है,
क्योंकि ये सॉलिड्स सारे काम आते हैं हमें, जो डिफरेंट जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, बहुत सारे घरों में जो टूल्स यूज होते हैं उन्हें बनाने के लिए, टेबल है, चेयर है, ठीक है, इन सब में क्या काम आते हैं, जो सॉलिड्स आते हैं। तो उन सभी सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है उस आपस के एक दूसरे के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स के कारण टाइटली पैक्ड होते हैं। तो ये तो बेसिक जो कंसेप्ट है वो सॉलिड का है, हालांकि इस चैप्टर में नहीं है। हमें तो इस चैप्टर में बेसिक प्रॉपर्टीज वो पढ़नी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें कि सॉलिड्स हाँ, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में देखो पहले स्टार्ट कर लेता हूं। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट केवल किसके लिए था, सॉलिड या उसके बिहेवियर के लिए। अब देखिए कैसे है, तो देखिए छोटी छोटी चीज, इलास्टिक बिहेवियर। पहले एक बात करता हूं, मैं टॉपिक डालता हूं पहला, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बड़े अच्छी तरह से समझेंगे इस टॉपिक को। इलास्टिसिटी किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की वो बिहेवियर है, वो प्रॉपर्टी है, वो नेचर है, जिसमें कि बॉडी को अगर हमने कोई डेफिनेट शेप साइज से चेंज किया है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करके, तो बॉडी फिर से अपनी उसी शेप एंड साइज में अगर वापस आ जाता है आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स, उसे कहते हैं क्या, इलास्टिसिटी। तो क्या कहेंगे, द प्रॉपर्टी ऑब्लिक नेचर ऑब्लिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। मटेरियल कौन सा होगा, सॉलिड मटेरियल, बाय वर्च्यू, VIRTU, वर्च्यू ऑफ विच बॉडी रीगेन, REGAINS, रीगेन्स मतलब दोबारा से गेन करना, रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बोलता हूं, कॉन्फ़िगरेशन कहो या ओरिजिनल शेप एंड साइज। हाँ जी, क्या लिखा, बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स is called elasticity, या is known as इलास्टिसिटी। तो घर में इलास्टिक वर्ड खूब पढ़ा है, इलास्टिसिटी, घर में हमने इलास्टिक वर्ड खूब पढ़ा है, घर में इलास्टिक खूब यूज किया है। तो जो घर में जो इलास्टिक हम लोगों ने जो यूज किया है ना, उसका बिहेवियर है, वही है ये पूरा चैप्टर, उसी से रिलेटेड है ये पूरा चैप्टर। तो इसी को पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है, ठीक है। चलिए अब बात करता हूं, तो उस बॉडी को, ये तो कह दिया क्या, इलास्टिसिटी, और उस बॉडी को कहेंगे इलास्टिक बॉडी। तो यही लिख देता हूं, क्या, सच बॉडी इज नॉन एज इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी, उस बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेहतर बात कर लें एग्जाम्पल के तौर पर, क्वार्टज नाम का एक मटेरियल होता है, QARTZ, जो बेस्ट इलास्टिक में से काम आता है, ठीक है। ये आपने लैंग्वेज में आप, बाकी क्वार्टज के अलावा जो रबर और ये सब जो आप कहते हो, रबर है, स्टील है, ये सब आते हैं। स्टील भी इलास्टिक में आता है भाई, स्टील, रबर, ये सब का है इलास्टिक बॉडी से, ठीक है। तो इलास्टिसिटी उसको कहेंगे जिसमें बॉडी फिर से अपनी उसी शेप एंड साइज को गेन करता है, दैट इज द इलास्टिसिटी, एंड बॉडी इज नोन एज इलास्टिक बॉडी। इसी का जस्ट अपोजिट और
रिवर्स बिहेवियर है, रेसिप्रोकल बिहेवियर कहिए, जिसको कहेंगे बेटा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी किसको कहेंगे? द बिहेवियर और nature of body by virtue of which body does not regains its original shape and size. Original shape and size is called plasticity. Plasticity. For example, वैक्स को एक बार हीट देकर मेल्ट करके जिस शेप में कर देंगे उसी में परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। या जो जिस चेयर को कहते हैं ना प्लास्टिक चेयर है, वो प्लास्टिक चेयर उसके बिहेवियर को कहते हैं। प्लास्टिक चेयर की शेप ऐसी होती थोड़ी है, वो तो फ्रेम करने के बाद वो परमानेंट उस शेप को ढील कर देता है, तब उस बिहेवियर को प्लास्टिक या प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है। या फिर इसमें पुटी, पुटी सब जानते हैं कि विंडोज पर ग्लास लगाते हैं, ग्लास में पुटी यूज की जाती है ना, तो वो क्या करते हैं, जब तक गीली होती है तब तक हम उसको किसी भी शेप एंड साइज में मिक्स करके बना सकते हैं, लेकिन जैसे सूख जाती है उसके बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो उस बिहेवियर को तो कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है। मैंने कहा मेरे पास ये पेन है, इस पेन को अगर मैं थोड़ा सा पावर ज्यादा लगा दूं तो टूट जाएगा, दैट इज द प्लास्टिसिटी। ठीक है। और ये सब क्या है? प्लास्टिसिटी है, जो फिक्स शेप एंड साइज है। इलास्टिसिटी क्या होगा? जिसमें कि बॉडी दोबारा से गेन कर लेता है। तो समझ के हमने अच्छी तरह से आराम से हाँ जी। देखो आजकल देखा होगा आपने, ये जो मास्क आ रहा है, मास्क में आने लगे, ये है ना सर, देखो ये इलास्टिक है, दिस इज द इलास्टिक बिहेवियर, जो ये लगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दो चीज पढ़ी, इनसे रिलेटेड मैं छोटी छोटी चीजें आपसे अब एक बार शेयर करूंगा। मोस्टली हम इसको बड़ी अच्छी तरह से स्प्रिंग में देखते हैं। देखिए छोटी छोटी चीज को पहले शेयर कर लूं। मैंने कहा ये मैंने कोई स्प्रिंग लिया, नॉर्मल बैलेंस्ड स्प्रिंग है, ये एवरेज लेंथ ऑफ स्प्रिंग है ये। ठीक। अब इसको मैंने क्या किया, यहां से थोड़ा सा एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करेंगे तो पहले तो इसकी थोड़ी सी शेप चेंज होगी। सबको पता है कि जैसे इस पर से बाहर का जो फोर्स लगाया, अगर उसे उठाऊं, हटाएंगे ये, और या मैंने इसको थोड़ा सा क्या किया, ये तो इसका एक्चुअल, ये इसकी एक्चुअल लेंथ, या मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा कंप्रेस कर लिया। कंप्रेस कर लिया, कंप्रेस करेंगे तो ये कंजस्टेड ऐसे बन जाएगी। ये ठीक है। या तो ये कहूं कि कुछ लेंथ मैंने, सपोज ये एल था तो ये डेल्टा एल इधर बढ़ा दिया, ये दोनों डेल्टा एल दोनों मिला के है, या इधर से इसको छोटा कर दिया डेल्टा एल, या इधर से इसको डेल्टा एल छोटा कर दिया। ठीक। तो जब इसको एक्सपेंड किया, एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगा बाहर की तरफ, एफ एक्सटर्नल फोर्स,
एफ एक्सटर्नल फोर्स कहां लगा, बाहर की तरफ। तो एक फोर्स जनरेट हुआ इस स्प्रिंग में जो इसको फिर से उसी पोजीशन में लाएगा जो इनसाइड की तरफ, अंदर की तरफ। ये एफ और ये एफ। मैंने क्या किया था, स्प्रिंग को नॉर्मल स्प्रिंग को एक्सपेंड किया एक्सटर्नल फोर्स से, डेल्टा एल लेंथ दोनों तरफ बढ़ा दिया या कंप्रेस किया। अब कंप्रेस किया तो एक्सटर्नल फोर्स लगा ये एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा ये एफ एक्सटर्नल। तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लगेगा जो बाहर की तरफ लगेगा, इसे भी एफ कहूं, इसे भी एफ कहूं, ठीक, दोनों तरफ लगेगा ना। इस एफ फोर्स को क्या कहते हैं, मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं। तो इससे कहते हैं बेटा, एक तो देखो, एक मैंने बात लिखी है एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल फोर्स, ई एक्स टी, it is external force known as deforming force। आप कहेंगे सर डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जो बॉडी की एक्चुअल शेप एंड साइज को चेंज कर रहा है। डिफॉर्मिंग का मतलब होता है चेंज होना, बिगड़ना, ठीक है, तो उसे डिफॉर्मिंग फोर्स। दूसरा ये फोर्स लगा हुआ है, इसे कहते हैं बेटा रीस्टोरिंग फोर्स। तो जब एक्सटर्नल फोर्स किसी भी स्प्रिंग में या किसी भी रबर में अप्लाई होता है, तो रबर के अंदर या मटेरियल के अंदर या उस बॉडी के अंदर जो इंटरनल फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण वो दोबारा उसी पोजीशन में वापस आता है, दैट इज नोन एज द रिस्टोरिंग फोर्स या रेस्टोरिंग फोर्स। तो देखो मैंने ये लिखा है ना कि एक्सटर्नल फोर्स ने तो इसको एक्सपेंड किया, लेकिन इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ, इसे कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। ये मतलब मैंने एक्सटर्नल फोर्स से कंप्रेस किया, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ जो इसे वापस फैला के बाहर लाएगा, उसे कहेंगे क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस क्या कहते हैं इसको, इट इज इंटरनल फोर्स। ये क्या है, इंटरनल फोर्स है, आंतरिक, विच bring the body or material in original configuration। चलिए, ये है क्या? तो दो चीज लेके आनी थी मेरे को, एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया, एक इंटरनल फोर्स आ गया, ठीक है। अब एक और बात, छोटे छोटे टर्म्स में पहले उनको एक बार शेयर कर लेता हूं आप लोगों से, फिर आप आराम से, टॉपिक चलता रहेगा, तो टॉपिक नहीं है, टॉपिक अभी लाएंगे। अगला पार्ट है बेटा, अगली बात कर रहा हूं मैं इसके बाद में, और ये क्या है, देखो इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक बिहेवियर पढ़ लिया, अब इलास्टिक लिमिट की बात कर रहा हूं। इलास्टिक लिमिट में क्या है कि ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को केवल इतना खींचो कि ये स्प्रिंग फिर से अपनी उसी एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाए, तब तो कहेंगे इलास्टिक लिमिट। अगर हम बियॉन्ड द लिमिट चले गए, उससे ज्यादा खींच दिया, तो ये फिर परमानेंट डिफॉर्म हो सकता है, या फिर कुछ बढ़ के इस तरह से ये हो सकता है, एक्चुअल शेप एंड साइज में वापस नहीं पहुंचेगा। अगर हम उसकी लिमिट के बाहर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो इलास्टिक लिमिट की बात करें, इलास्टिक लिमिट, इट इज लिमिट
of configuration, limit of configuration till that जहां तक के बॉडी कैन regain its original shape and size and size. बॉडी दोबारा से अपने शेप एंड साइज को अगर रीगेन कर ले, वहां तक उसे कहेंगे क्या? इलास्टिक, नॉन एज इलास्टिक लिमिट, उससे बेटा इलास्टिक लिमिट कहते हैं. तो वर्ड मीनिंग इतना ज्यादा टफ नहीं है कि नहीं समझ में आए कि इलास्टिक लिमिट हम किस चीज को कह रहे हैं. इलास्टिक लिमिट किसको कहेंगे? जिसमें कि बॉडी फिर से उसी शेप एंड साइज में जब तक वापस आ जाए. अगर वापस नहीं आएगा तो वो बियॉन्ड द लिमिट हो जाता है. ठीक है, तो कोई ऐसी टिपिकल चीज नहीं है. कोई ऐसा वर्ड मीनिंग भी आसानी से क्लियर करती है डेफिनेशन को. तो हमने 2-3 चीजें मैंने शेयर की आपसे. इलास्टिक लिमिट कर लिया, रीस्टोरिंग फोर्स कर लिया. ठीक है, डिफॉर्मिंग किसको कहेंगे? एक वर्ड और कह दो, डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन, तो डिफॉर्मेशन किसको कहते हैं? जहां शेप और साइज को चेंज किया जाता है. शेप एंड साइज को चेंज किया तो बिगड़ी हुई शेप एंड साइज को कहते हैं डिफॉर्मेशन. इट इज फॉर्म ऑफ, इट इज चेंजिंग फॉर्म of shape and size. It is changing form of shape and size of body known as deformation. तो बड़ा सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं, सबसे पहला मैंने बात की क्या? इलास्टिसिटी क्या कहते हैं? It is the property of body by which body can regain its original shape and size after removing external force. अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया जाए तो बॉडी फिर से अपनी उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा. दैट इज नोन एज द इलास्टिसिटी. क्लियर? सेकंड वन वाज प्लास्टिसिटी. इफ योर बॉडी डज नॉट regain its original shape and size after removing external force, such is known as the plasticity. And such material is known as plastic material. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पुट्टी, फॉर एग्जाम्पल वैक्स. तो जो प्लास्टिक चेयर को प्लास्टिक कहते हो ना, वो प्लास्टिक उसके बिहेवियर को कहते हैं, क्योंकि मेल्ट होने के बाद उसकी जो शेप एंड साइज सेट की जाती है वो वैसी रहती है. क्लियर? चलिए, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? प्लास्टिक. तो प्लास्टिक तो बिहेवियर को कहते हैं, उस मटेरियल को प्लास्टिक और बिहेवियर को प्लास्टिसिटी. बट इलास्टिक बिहेवियर में कुछ टर्म्स हैं. जैसे मैंने कहा, एक एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स एक ही चीज है जो उसकी शेप एंड साइज को चेंज कर रहा है. दोबारा जब बॉडी को एक्सपेंड किया, इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ जो बॉडी को उसी पोजीशन में लाता है, उसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. फिर मैंने एक्सप्लेन किया लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी. लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे कि बॉडी उसी लिमिट तक जहां तक कि एक्सटर्नल फोर्स को सहन कर सके, उसके बाद वो अपनी उसी पोजीशन तक वापस आ जाए, तब तक ही इलास्टिक लिमिट कहेंगे. अगर उससे ज्यादा गए तो वो परमानेंट डिफॉर्म हो सकता है, या कुछ एक्सपेंड हो सकता है, या कुछ कंप्रेस हो सकता है. दैट इज द इलास्टिक लिमिट कहेंगे. ठीक है, उसके बाद लिखा मैंने डिफॉर्मेशन. तो डिफॉर्मेशन कहते हैं चेंज इन शेप एंड साइज. चेंज इन शेप एंड साइज, तो कोई भी रेगुलर शेप एंड साइज हो जाती है उसे क्या कह देते हैं? डिफॉर्मेशन कह देते हैं. ठीक है, चलिए, तो ये छोटे छोटे टर्म्स को मैंने इसमें कंप्लीट किया. आप एक बार देख लीजिए. अब मैं अगले जो मेन टॉपिक है इसके, उनके बेवे पर, सॉरी, कंटेंट पर आ रहा हूं. आगे उसकी बात करते हैं. ठीक है, चलिए.